अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल है आपका? वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा भाई, इस बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि कल शाम से यही बात है जो हो रही है, पर्टिकुलरली ऑन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। इंटरसेप्ट में एक्चुअली अमरीकी साइफर की मुबैना कॉपी शाया होने के बाद चेयरमैन PTI की मुश्किलात में ऐसा लग रहा है कि प्रॉबली इजाफा होता नजर आ रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कह चुके हैं कि साइफर की कॉपी उनसे गुम हो चुकी है। ऑन रिकॉर्ड TV इंटरव्यू में उन्होंने बयान किया था। अब ये गुमान भी हो सकता है कि इंटरसेप्ट में शाया होने वाली कॉपी कहीं यही कॉपी तो नहीं है। ये खैर एक एजम्पशन है। यही वजह है कि साबिक वजीर दाखिला राना सना, बाय द वे ये भी साबिक हो चुके हैं तमाम लोग नेशनल असम्बली रिजॉल्व होने के बाद। कल जब हम बात कर रहे थे तो ये साबिक नहीं थे, अब हम इनको साबिक के से ही रेफर करेंगे। वो कह रहे थे कि अगर इसमें साबिक वजीर आज़म मुलव्विस हैं तो उनके खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ताहम बैनुल-अक़वामी मीडिया में मुबैना साइफर की मुबैना कॉपी शाया होने से ये बात मजीद वाज़ेह हो गई है कि साबिक वज़ीर आज़म ने अमरीकी साजिश का जो बनाया था वो झूठ पर मबनी है। वैसे चेयरमैन PTI खुद भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि साजिश अमरीका से इम्पोर्ट नहीं हुई थी, ऑल्दो वो इसको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ही रेफर करते रहे, लेकिन बाद में लेटर इन हिज इंटरव्यूज़ वो ये कहते रहे कि ये तो यहाँ से एक्सपोर्ट हुई थी और उस वक्त के आर्मी चीफ को मुरद इल्ज़ाम ठहराते रहे। बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें कही थी। और इंटरसेप्ट ये जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है US बेस्ड, उन्होंने शाया होने वाली इस खुफिया दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट के बारे में कई सवालात जो हैं वो मौजूद हैं। और एक तो ये कि किसी सरकारी हुकाम ने इंटरसेप्ट में शाया होने वाले लेटर की तस्दीक नहीं की, जो ऑब्वियसली इसे मज़ीद मशकूक बनाती है बात कि अभी तक किसी ने इसको ओन नहीं किया एज सच। और इस स्टोरी में ज़राए का नाम भी दर्ज नहीं, और आपको पता है कि जब तक सोर्स ना दी जाए किसी भी खबर के हवाले से तब तक वो थोड़ी सी डूबियस रहती है कि खबर है नहीं है। करना हक है किसी भी इदारे का, जो इदाराती सोर्स प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन फिर आप फिर भी कहते हैं कि सोर्स देयर इज अ सोर्स दैट कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड। कुछ ना कुछ तो बताना। दूसरी अहम बात यह है कि साइफर कोडेड लैंग्वेज में होता है, ये सबसे अहम बात है। इंटरसेप्ट में दावा नहीं किया गया कि साइफर 100% हकीकी है। अगर ये तर्जुमा किया गया है तो सर्टनली वो जो कोडेड साइफर है वो तो हमारे सामने मौजूद नहीं है, और तर्जुमा तो अपने तई कोई भी कुछ भी किसी चीज का कर सकता है, क्योंकि उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। कोडेड लैंग्वेज को आप ट्रांसलेशन कह दें, इंटरप्रिटेशन कह दें, वो कई तरीकों से की जा सकती है। सो ये तर्जुमा ओरिजिनल साइफर की दुरुस्त अक्कासी करता है, ये बहुत अहम नुक्ता है। इसके अलावा इस खत में PTI हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश नजर नहीं आ रही है। डोनाल्ड लू ने इस बात का इजहार किया कि अमेरिका और यूरोप में साबिक वज़ीर आज़म के दौरा रूस पर काफ़ी तशवीश पाई जाती है। अमेरिका बरमला भी इसका इजहार कर चुका था। पाकिस्तान यूक्रेन मामले पर क्यों एक गैर जानिबदार पोजीशन रखता है, जबकि हमें लगता है कि यह मौक़िफ़ बिल्कुल भी गैर जानिबदार नहीं है। इस खत से एक और बात एक्चुअली वाज़ेह की गई है कि डोनाल्ड लू समझते थे कि अगर साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, जो कि अपोजिशन ने इस अमरीकी साजिश साइफर दौरा रूस से कई महीनों पहले प्लान की हुई थी, कामयाब हो जाती है तो वाशिंगटन सब भूल जाएगा, क्योंकि रूस का जो दौरा है ये फैसला वज़ीर आज़म का ज़ाती फैसला समझा जा रहा है। बसूरत दीगर मेरे ख्याल में डोनाल्ड लू ये कहते हैं कि मेरे ख्याल में आगे काफ़ी सख्ती हो सकती है। अब ये भी सबको बताया कि पाकिस्तान का सरकारी मौक़िफ़ था कि डोनाल्ड लू का लहजा काफ़ी सख्त था। नेशनल सिक्योरिटी की जो हमारी मीटिंग थी उसमें ये बात कही गई थी और इसलिए अमेरिका को डिमाश किया गया था, अदरवाइज कोई तुक नहीं बनता था। कौमी सलामती कमेटी ने इसकी आपको पता ही है कि मुज़म्मत भी की थी, और इसी वजह से अमेरिका को डिमाश भी किया गया था, बिल्कुल जिस तरह आप बता रहे हैं। और इससे ये भी जाहिर होता है कि ये अमेरिका रूस दौरे पर ऑब्वियसली नाखुश था, और उस वक्त के अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद को वाज़ेह किया गया था कि गुस्सा बहुत शदीद है। तो ये तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन डेफिनेटली हुई थी। अमेरिका के ये समझना था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म की अपनी पॉलिसी है और ये दौरा रूस सियासी पॉइंट स्कोरिंग की खातिर जो है वो इसलिए रचाया गया है, महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, महज सियासी ड्रामा है। और सियासी ड्रामा में आवाम को शक्ल दिखाने के लिए अमेरिका का ये मौक़िफ़ था। एटलीस्ट डोनाल्ड लू ये बयान करते नजर आ रहे हैं कि इसलिए किया जा रहा है। फिर इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, PDM ने 7 फरवरी 2022 को साबिक चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने का ऐलान किया था, जबकि साबिक वज़ीर आज़म ने रूस का दौरा कोई उसके 1 माह बाद किया था, और साबिक वज़ीर आज़म ने 27 मार्च को इस्लामाबाद में अमरीकी साइफर लहराया था, जबकि इससे पहले 3 मार्च 2022 को हमारे ही एक्चुअली प्रोग्राम में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारिजा
बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके थे कि वो साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। आपको याद दिलाते हैं कि उनका क्या कहना था। काफ़ी देर से अदम एतमाद पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पहले दिन से ये रहा है कि जमहूरी हमारा हक है कि हम एहतजाज करें, और अगर हमने हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाना है तो पीपल्स पार्टी कोई गैर जमहूरी कदम को नहीं अपना सकता है। मगर हमारा प्रपोज़ल ये था कि जमहूरी तरीका हुकूमत को हटाना अदम एतमाद है, और यही वजह है कि हम पहले दिन से इस पे जोर दे रहे हैं। जब हमने पीडीएम की बुनियाद रखा तो उसकी फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में जहाँ हमने अपना एतजाज़ का जिक्र किया, जहाँ हमने हर तबका से आउटरीच करने की बात की, जहाँ हमने लॉन्ग मार्च की बात की, उसके फ़ौरन बाद हमने अदम एतमाद की बात की। हमारा लॉन्ग मार्च ऐलान होने से पहले बाकी अपोजिशन पार्टीज़ उस वक्त तक उस पेज पे नहीं थे, और ये बड़ा खुशाइन बात है, जमहूरियत की फ़ायदा की बात है कि अब सारे के सारे अपोजिशन पार्टीज़ इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि अदम एतमाद ले आना, जमहूरी हमला करना बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा जी, ये आपने सुन लिया। और साथ ही आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो ने यही बातें कोई समझे 1 महीने बाद तहरीक अदम एतमाद लाने से चंद दिन पहले की, जो वो हमारे ही प्रोग्राम में कर चुके थे। तो ये दोबारा एक दफ़ा से रिपीट किया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पर कहा है कि अमरीका साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश में मुलव्विस नहीं रहा। ये तो उन्होंने कहा है, लेकिन आप बिलावल भुट्टो साहब की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रही थी, जो ऑलमोस्ट 1 महीने पहले हमारे प्रोग्राम में बता चुके थे कि उनकी क्या तैयारी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। मुल्क चलाना क्रिकेट का खेल नहीं है। जाते जाते जिस तरीके से और जिस अंदाज से ये वज़ीर आज़म हमारा खारजा पॉलिसी, हमारा मईशत, हमारे इदारों पे हमला आवर है, वो आप सबके सामने है। इस वज़ीर आज़म ने आम डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस को मुतनाज़ा बनाया है। अगर खान साहब 23 फरवरी को रशिया पहुंचता है तो क्या 23 फरवरी से पहले हम शहबाज शरीफ के साहब का घर गए थे इस पेशकश करने के लिए? उससे भी पहले जनवरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC रखी गई थी, जहां में हमारा अवामी मार्च और अदम एतमाद के फैसले लिए गए थे। और अब इस कल की स्टोरी के बाद भी साबिक वज़ीर ख़ारिजा का ये कहना है कि PTI की गलत फहमी है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार का फैसला अमेरिका करता है। खैर, ये सारी बात एक तरफ, और एक और भी बात कॉमन सेंस की है कि पहले तो इसे इम्पोर्टेड साजिश, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कह कर पुकारा जाता रहा। बाद में पैंतरा बदल कर ये कहा गया कि ये तो एक्सपोर्ट किया गया है मामला, और ये तो यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से इनिशिएट हुआ था, और यहाँ से फिर अमेरिका को कहा गया था, और जिसको मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं वो तो किसी से ढकी छुपी बात है नहीं। साथ ही ये भी कॉमन सेंस में आता है ना, अगर इस्तेमाल करे थोड़ा सा बंदा के ये सवाल कि अमेरिका ने साजिश करनी है और इनको इक़्तिदार से हटाना है, इसलिए अमेरिका डोनाल्ड लू के ज़रिए असद मजीद को कहेगा, और असद मजीद जो है वो फिर फॉरेन ऑफिस को कन्वे करेगा, और फॉरेन ऑफिस फॉरेन मिनिस्टर को कहेगा जो कि शाह महमूद कुरैशी हैं, और फिर शाह महमूद कुरैशी जाके उस वक्त के आर्मी चीफ को कहेंगे कि अमेरिका चाहता है कि इमरान खान को हटा दें। ये खुद आप जरा ये एक लिंक देख लें कि ये क्या बन रहा है, एंड डू थिंग्स हैपन लाइक दैट, और जिसको इतना ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी डील, बल्कि रीजनिंग ही इस साइफर की बना दी गई। बट अब तो साइफर अगर तो ये इट इज़ द ट्रू वन, तो इंटरप्रिटेशन इज ओपन टू एनीबॉडी बेसिकली। और अभी देख भी ले, असल साइफर की किस नौयत की इंटरप्रिटेशन है, ये एक्चुअली उसकी दुरुस्त रिफ्लेक्शन भी है कि नहीं है, या किसी ने मनगढ़ंत एक इंटरप्रिटेशन बनाकर, क्योंकि ज़ाहिर है ना ज़राए का बताया गया है ना इसकी तस्दीक का कंफर्म किया गया है, ज़ाहिर ये भी कह दिया गया है कि किसी ने तस्दीक नहीं की है। सो ये हमारे ऊपर है या आपके ऊपर है कि इसको अज्यूम करें कि भाई यही इंटरप्रिटेशन होगी असल साइफर। इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो ऑब्वियसली ट्रेंडिंग टॉपिक भी है, लेकिन देयर आर सो मेनी वेरियस इंटरप्रिटेशंस, जिसको जो समझना है ऑब्वियसली आपको पता ही है, फिर रोका तो नहीं जा सकता कि वो समझ रहे हैं। से दरकिनार एक बात ये भी हकीकत है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है या फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, इसकी तैयारी अपोजिशन कई हफ्तों या इनफैक्ट फ्यू मंथ्स अगो, हाँ
अगर 8 हफ्ते 9 हफ्ते पहले कर चुकी थी, अनाउंस कर चुकी थी, पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं, इस बारे में कहा जा रहा था, इसकी तैयारी की जा रही थी। तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का आइडिया इस साइफर के बाद नहीं आया था, वो एक्चुअली पहले से ही इन मोशन था। तो ये बात भी जहन में रखनी पड़ेगी। और ये जो हमने अपने ही जियो प्रोग्राम में साबिक वज़ीर ख़ारिजा की गुफ्तगू सुनाई, जिसमें वो बता रहे हैं कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान को हटाएंगे, उससे कई दिन पहले का ये मार्च इनका शुरू हुआ हुआ था, ये जो मार्च कर रहे थे। और मार्च करते हुए ये इस्लामाबाद पिंडी पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने कहा था, और इनफैक्ट ये भी कहा था कि भाई वज़ीर दाखिला राना सना को बनाने का इरादा रखते हैं। अपेरेंटली शहबाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बन गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, ये सारे इंटरव्यू की बातें हैं। सो उस वक्त ना ये साइफर एग्जिस्ट करता था, ना उस वक्त के वज़ीर आज़म का दौरा रूस हुआ था। तो विच मीन्स उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो उनको भी पता था कि उनके अगेंस्ट ये वोट जो है ये आने वाला है। तो और ये भी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है उस वक्त के वज़ीर आज़म की कि वो उस वक्त के DGISI को क्यों नहीं हटाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अपोजिशन जो है उनके लिए मुश्किलात खड़ी करने वाली है। और ये साइफर तो 27 मार्च को आया, लेकिन उस वक्त के DGISI को गालिबन नवंबर में ही ओहदा छोड़ दिया था उन्होंने। सो अच्छा, we will move on सारी now. कहानी भी सबके सामने है। We will move on But now. at the same time there was a cipher and उसकी लैंग्वेज हार्श थी towards पाकिस्तान, और इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी ये फैसला किया गया था कि डिमाश किया जाएगा, और फिर वो किया गया। अच्छा जी, कल रात 12 बजे क्या हुआ है आपको बता दें कि कौमी असम्बली 5 साल मुद्दत पूरी करने के बाद कल रात 12 बजे तहलील हो गई। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वाज गोइंग टू हैपन। और फाइनली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल रात गए कौमी असम्बली तोड़ने की समरी जो है वो दस्तखत करके सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी, जिस पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने फौरी दस्तखत कर दिए और असम्बली टूटते ही वफाकी काबीना भी तहलील हो गई। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती तक जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाते रहेंगे। ये बड़ी पेशरफ्त तो हो गई, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म के नाम का अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। और साथ ही आपको बता दें कि पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम तजवीज़ कर दिया है। तो दोनों के नामों में जिलानी आता है, ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए ना, और याद भी रहे कि क्या नाम थे। ये मेक श्योर किया गया है कि कंफ्यूजन रहे। अच्छा, जोक्स अपार्ट, मतलब बहुत से और नाम। वज़ीर आज़म कहते हैं कि आइन की रूह से हमारे पास मुशावरत के लिए 3 दिन है। राजा रियाज साहब से कल मैं मुलाकात करूंगा, और जो आइन कहता है मुझे कि नाम इंटरम वज़ीर आज़म के, हम उसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे इंशाल्लाह। कल पहली मुलाकात है, आइन 3 दिन की मुद्दत देता है, फिर 2 दिन हाउस में आएगा अगर नाम फैसला कर सके, उसके बाद फिर 2 दिन चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। सो ये थी सूरत हाल, और खुदा करे कि आज दोनों मिल बैठे, क्योंकि कल तो राजा रियाज साहब की मसरूफियत की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी थी उनकी वज़ीर आज़म से। किसी की बिजीनेस हो सकती है ना, तो बिजीनेस हो सकती है, बिजीनेस हो सकती है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात की खबरें ज़रूर आ रही हैं, लेकिन आखिर में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। राजा रियाज कहते हैं कि कोई डेडलॉक नहीं और मुलाकात में नाम सामने रख देंगे। क्या कहा उन्होंने, सुने जरा। किसी किस्म का डेडलॉक नहीं है। अभी असेंबली तहलील आज हो जाएगी, उसके बाद 3 दिन का टाइम है, उसमें इंशाल्लाह मिल के वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत करेंगे। उधर रहनुमा जी लिए सारा बानो ने बड़ा दिलचस्प दावा किया है। उनके मुताबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज तो क्या, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अब तक निगरान वज़ीर आज़म के नाम से बेखबर है। आज आपकी राजा रियाज साहब से असेंबली में बातचीत हुई जी, आपने उनसे क्या पूछा? तो वो बेचारे मतलब आई डोंट नो, मुझे देख के बस ऐसे, मैंने कहा निगरान वज़ीर आज़म जी वो होगी। मैंने कहा आपने हमसे तो नाम लिए ही नहीं और मुलाकात भी नहीं हुई। उस दिन मुलाकात, मैंने कहा उस दिन तो वैसे ही बैठे हुए थे, वो अभी वज़ीर आज़म साहब बुलाएंगे। तो मैंने कहा आप बताएं, अभी नाम बताऊँगा। फिर मैंने मजाक में पूछा, मैं कहा वज़ीर आज़म साहब ने भी नाम पता है न? तो उसमें वो खामोश हो गए। आपका ये ख्याल है कि राजा रियाज साहब जो हैं वो अभी तक बिल्कुल बेखबर हैं, उनके पास कोई नाम नहीं है? उनको ही नाम नहीं है, और मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मुझे नहीं लगता कि वज़ीर आज़म साहब के पास भी कोई नाम है। अच्छा जी, निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी जो एक मामूल की कार्रवाई थी, इत्तेहादी हुकूमत ने इसको भी मसला फीसा गौरस बना दिया है। लेकिन ये पहला मौका नहीं कि सीने तज्जियाकार ये हो रहा है। सीने तज्जियाकारों की राय भी देखिए कि वो इस सिलसिले में
क्या कहते रहे हैं? जो मसाइल तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल में पैदा किए, तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उन मसाइल को 10 के साथ ज़रब लगा दी और उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो सूरत हाल है, उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, है और रहेगी, जो कि नहीं हुई। आज ये बायर जब इस हुकूमत से निकलने के करीब दरवाजे पे पहुंचे हुए हैं तो इनके दोनों हाथ खाली हैं, परफॉर्मेंस लेस हैं और बयानियाँ लेस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पीटीआई गवर्नमेंट की एक एक्सटेंशन थी, जो पीडीएम गवर्नमेंट है, आप किसी लिहाज से भी देख लें, अगर ये ज़रूर हुआ है कि चीज़ें पहले से बदतर हुई हैं। तो मईशत के फ्रंट पर कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी पीडीएम के 14 माह में हमें नज़र आती है, और ना ही जो जमहूरियत को और वोट को इज़्ज़त दो का नारा ये लगाते थे वो नज़र आती है। जाते जाते भी ज़ाहिर है अगले इलेक्शन के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करके जा रहे हैं। अच्छा जी, इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह पर नज़र डालें तो आर्मी चीफ की तकर्री से लेकर IMF मुआहदे की शराइत पूरी करने तक हर काम बस आखिरी किनारे पर जाकर हुआ है। तो ऑब्वियसली हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि निगरान वज़ीर आज़म या फिर ये सेटअप जो होगा वो इन्होंने कोई 2 हफ्ते पहले डिसाइड कर लिया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज भी देखते हैं कि ये नाम कोई आता है, कुछ फाइनल होता है, नहीं होता। एवरीथिंग रिमेन्स टू बी सीन। देखते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान क्या तय पाता है। ओके। अच्छा जी, अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ ही हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अयाज साहब, सो इट इज़ सॉर्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड नाउ, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो 2 जिलानी असहाब के नाम सामने आए हैं, उन्हीं में से कोई एक निगरान वज़ीर आज़म या फिर कोई और नाम भी फ्लोट कर रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया हम अब्दुल्ला, गुड मॉर्निंग। अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बहस चल रही है। आपको मालूम है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मीडिया के लोगों को कहा कि हमारा भी नाम चला दें। तो सिचुएशन तो इस वक्त ऐसी है कि जैसे कि सायरा बानो ने कहा कि शायद वज़ीर आज़म को उन्होंने तो मजाक कहा, लेकिन इस वक्त 3 लोग शायद जानते हैं कि वज़ीर आज़म किसने बनना है या कौन से वो शॉर्ट लिस्टेड नाम है जिनके ऊपर ये बातचीत होनी है। अभी इस हवाले से, क्योंकि जैसे कि वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि 3 दिन का टाइम है, अभी आज राजा रियाज साहब ने मिलना है, उन्होंने भी अपने को नाम तो लिखे होंगे, एक फर्जी सी, अगर फर्जी ही समझ ले, बट आइन तो कहती है कि जब तक आप पोजीशन लीडर से मुशावरत नहीं करेंगे और अगर आपने इलेक्शन कमीशन के पास मामला लेके नहीं जाना तो फिर ये आपस में मशवरा होगा और जो भी नाम होगा तो वो ने किसी और से मुशावरत की हो, फिर वो वज़ीर आज़म से मुशावरत करने जा रहे हों। ये भी हो सकता है कि राजा साहब कहते हैं कि मेरे पास अपने 3 नाम हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ना तो वो कोई साबिक जज है और ना कोई और है। तो उन्होंने कहा जो मैं अपने 3 नाम लेके जा रहा हूँ उसमें कौन है। देखिए इस वक्त जो, अगर मैं कहूँ कि दौड़ में कौन है तो जो साबिक सफ़ीर है, जैसे आपको पता है कि जलील अब्बास जिलानी, उनका नाम कल से तकरीबन कोई, अगर मैं कहूँ 24 घंटे से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया और हर जगह पर, तो आप देखेंगे उनको अब हार्ट फेवरेट करार दिया। जरा ये बता रहे हैं कि उनको कुछ दोस्तों ने मैसेज किया और उन्होंने दुआ की दरखास्त की आगे, सो उन्होंने कैटेगोरिकली तरदीद नहीं की है। ये भी जरा बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे पास भी ऐसी खबरें आ रही है कि शायद उनको लोगों ने मुबारकबादें भी दी है, सोशल मीडिया पे लोगों ने उनको बाज़ाब्ता तौर पर निगरान वज़ीर आज़म भी लिख दिया है। तो इससे पहले जो स्ट्रॉन्ग नाम आ रहा था तो वो हफीज शेख साहब, जो फॉर्मर, आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर रहे 2 दफ़ा, पीपल्स पार्टी के दौर में भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी, उनका नाम भी, लेकिन वो अभी भी स्टिल रेस में है। और ज़राए बताते हैं कि वो अभी भी हॉट फेवरेट हैं, भले इसको कोई ऑन नहीं कर रहा क्योंकि पीपल्स पार्टी ने शायद अपने नाम दिए हैं, PML अपने नाम दे रहा है, लेकिन ज़राए हमें बताते हैं कि हफीज शेख का नाम अभी भी टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसका फैसला कैसे होना है कि कुछ ज़राए तो हमें बताते हैं कि तकरीबन मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान जो है बाज़ाब्ता तौर पर इत्तेफाक हो चुका है। राजा रियाज के साथ जो एक फॉर्मल मीटिंग होनी है वो है, लेकिन इस चीज़ का फैसला कौन करेगा? वह मुस्लिम लीग कायद के मुस्लिम लीग नून के कायद जो है मियाँ साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो इस चीज़ का फैसला करेंगे कि आया जो नाम उनको 2 भिजवाए जा रहे हैं उनमें से उन्होंने किसका नाम पिक करना है। तो डिस्क्रिप्शन उन्होंने अभी भी नवाज शरीफ साहब के ऊपर छोड़ी है। वो लंदन से बाहर थे, जराए ने बताया कि रात को शायद वो लंदन पहुंच गए होंगे या पहुंच जाएंगे, इस हवाले से उनके पास ये नाम फॉर्मली जाने हैं। लेकिन अभी भी स्टिल में अगर मैं आपको रेस में कहूँ तो 3 लोगों का नाम अभी भी हार्ट फेवरेट है, जिसमें जलील अब्बास जिलानी है, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर है और हफीज शेख है। जराए बताते हैं कि इन तीनों में से कोई एक नाम हो सकता है। इस हवाले से हमारे पास भी मुस्तक़िल इत्तलात नहीं है, लेकिन हम भी अपने ज़राए के, आपको पता है कि सब जगह पे अभी कुछ तो गैस वर्क है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर वाकई ही गौर हो रहा है।
ये नाम तो वो हैं जो कि फ्लोट हो ही रहे हैं, तो लेकिन लिटरली कोई फोर्थ नाम जो कि अभी तक ना सुना हो वो भी हो सकता है। एंड ऑल्सो यार इसकी भी कोई डेडलाइन होती है या फिर अच्छा यही है कि 1-2 दिनों में ये फाइनलाइज हो जाए, वरना या फिर ये बातें भी लटकती हैं कोई हफ्ता 10 दिन? देखो हमारा ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमें कुछ लोगों ने बताया कि हो सकता है कुछ सरप्राइज भी आ जाए कि आप लोग जो मीडिया चला रहा है या जो मीडिया को फ्लोट की जा रही खबरें या उनको प्लांट की जा रही हैं या कुछ इस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि इसका भी कभी इम्कान है कोई ऐसा नाम सामने आ जाए तो भी ताहाल उसको डिस्कस ही ना किया गया हो। तो अभी कैसे रही हैं, गेस्ट वर्क है सारा। जहाँ तक डेडलॉक की बात है कि जैसे आइन ने बताया कि अभी 3 दिन मौजूद है इस वक्त जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, 3 दिन के अंदर तक वो रह सकते हैं वज़ीर आज़म भी, और साथ साथ जो है वो अभी मुशावरती अमल भी होना है बाज़ाब्ता तौर पर। तो देखते हैं कि अभी 3 दिन के अंदर 1 दौर होता है, 2 दौर होते हैं या 3 दौर होते हैं, लेकिन ये भी इलेक्शन कमीशन के पास मामला जो है वो अभी तक हाल जाने में 3 दिन का वक्त है। अगर 3 दिन के अंदर इनका इत्तेफाक नहीं होता तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा, इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। और ये भी बातें की जा रही हैं 2 दिन है, इलेक्शन कमीशन के पास 2 दिन है, तो लेट्स ऑल वेट टुगेदर देन। अयाज थैंक यू, आपके पास खबर होगी सेटली। और कीप गेसिंग क्या फर्क पड़ता है कि हर बंदा जो है अपनी मर्जी का वज़ीर आज़म ले, टेक योर बेट्स। होना यही है कि जब 3 दिन या 2 दिन के बाद जो मामला आता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, अयाज हमारे साथ मौजूद है। अच्छा एक और बात भी है, वो ये है कि बहुत से और नाम जो सामने आ रहे थे जैसे हफीज़ शेख साहब एंड दीगर के, वो अगर निगरान वज़ीर आज़म नहीं भी बन सके तो ये भी ज़रा बता रहे हैं कि वो काबीना का हिस्सा होंगे मोस्ट लाइकली। अच्छा जी, अब ज़रा चेंज करते हैं टॉपिक और एक एडवाइजरी सेशंस जो दिल का रिश्ता ने शुरू किए हुए हैं, जिसमें वो रोज़ मैरिज काउंसलर्स हैं, कुछ ना कुछ एडवाइस करती हैं। आज एडवाइस रिवॉल्व्स अराउंड कि घर का माहौल अगर अच्छा बुरा व्हाटएवर हो तो बच्चों पे क्या असर पड़ता है, ये ज़रूर देखें और वील टेक अ ब्रेक। बच्चे तबीयतन हमदर्द और हसास होते हैं, ख़ास तौर पर छोटे बच्चे। उनके पास अल्फाज नहीं होते कि वो अपने इमोशंस और अपनी परेशानियों को एक्सप्रेस कर सकें। अगर घर में कोई लड़ाई हुई है या कोई टेंशन है तो वो सबसे पहले फ़ील करते हैं, और ये परेशानी उनके जहन पे भी असर करती है और उनके बिहेवियर में भी चेंजेस लाती है। बिहेवियर में चेंजेस जिस तरह के स्कूल में वो अपना काम नहीं ख़त्म करेंगे, पढ़ाई पे फोकस नहीं करेंगे, छोटी छोटी बात पे घर पे ज़िद करेंगे। जब पेरेंट्स ये बिहेवियर देखते हैं तो वो परेशान तो बहुत होते हैं, मगर ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो बिहेवियर चेंज हुआ क्यों है, बल्कि वो बच्चों को सज़ा देंगे, डांटेंगे और उससे बात बिगड़ती है। पेरेंट्स को चाहिए कि एक्चुअली बच्चों के साथ बैठें, उनसे पूछें, समझें कि ये उनके साथ क्या हो रहा है, उनका बिहेवियर क्यों बदल रहा है, उनको क्या परेशानी है। हमारे कल्चर में बच्चों के साथ ना बात की जाती है, ना उनकी बात सुनी जाती है, और ये बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स उनको टाइम दें और उनसे बात करें। वेलकम। ओके, लेट्स टॉक क्रिकेट। और आपको बताएं कि एशिया कप और अफगानिस्तान से 1 डे सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ 18 रुकनी स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम ऑफ कोर्स, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ़, इफ्तिखार अहमद, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, वसीम जूनियर, नसीम शाह, सऊद शकील, शाहीन आफरीदी, तैयब ताहिर और उसामा मीर शामिल हैं। जबकि एशिया कप के स्क्वाड में सऊद शकील का नाम नहीं। पाकिस्तानी स्क्वाड का चुनाव कौमी सिलेक्शन कमेटी ने किया है, जिसमें चीफ सेलेक्टर इंतज़ाम उल हक के अलावा टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रांट ब्रेडमैन शामिल हैं, जिन्होंने कप्तान बाबर आजम के साथ मुशावरत के बाद टीम को हतमी शक्ल दे दी है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ और एशिया कप वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से बड़ा आपको पता ही है इंपॉर्टेंट है, और अफगानिस्तान के खिलाफ 1 डे सीरीज़ 22 अगस्त से 26 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसके बाद 30 अगस्त से फिर एशिया कप का आगाज़ हो जाएगा। और कौमी स्क्वाड बज़ाहिर तो बैलेंस ही नज़र आ रहा है। बस ये ध्यान रहे कि लगातार एक ही टीम खिलाने के बजाय अगर रोटेशन पॉलिसी अपनाई जाए तो शायद वर्ल्ड कप के लिए सबको फॉर्म बनाने का मौका मिल सके। वैसे रोटेशन पॉलिसी की बात इसलिए भी करते हैं बिकॉज एक एग्जॉस्शन का लेवल भी होता है। एब्सोल्युटली, भाई क्यों बर्न आउट करें शुरू में ही, जबकि देयर विल बी मोर इंपॉर्टेंट और इक्वली इंपॉर्टेंट थिंग्स कमिंग अप, तो रोटेशन डेफिनेटली रहनी चाहिए।
अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं आकिब जावेद भाई, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। बहुत शुक्रिया आकिब भाई, आपने वक्त ये बताइएगा अफगानिस्तान सीरीज़ और फिर एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान तो कर दिया गया है। बैटिंग की बात करें तो टॉप पर हैं इमाम, फ़खर, बाबर रिजवान के साथ अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर भी उनका नाम आया है। आपकी नज़र में ये बैटिंग लाइनअप कैसा है? देखिए, बहुत सालों बाद पाकिस्तान की जो टीम है वो एक तो उसमें बैलेंस बड़ा अच्छा है। जैसे आपने बैटिंग की बात की तो ग्रेट ऑप्शंस लाइक जिस तरह से इमाम वनडे में परफॉर्म करते हैं, फ़खर भी हैं, उसके साथ आपके पास बाबर है, रिजवान है, अब्दुल्ला इज़ वेरी वेरी गुड अ बैट्समैन, अभी टेस्ट में भी उसने 200 किया है। सो आई थिंक बहुत बैलेंस्ड और बड़ी ऑप्शंस हैं आपकी बैटिंग लाइन अप में। आगा सलमान बहुत अच्छी रिसेंट उसने परफॉर्मेंसेस दी है। अच्छा, एक और पॉइंट जो है वो मैच श्रीलंका में हो रहे हैं तो बॉलिंग में स्पिनर्स की तरफ ही ऑब्वियसली ध्यान जाएगा। तो हमारे पास शादाब हैं, उसामा मीर हैं और नवाज़, आपके ख्याल में ये काफ़ी है? देखिए, आपने देखना ये है कि आप किस टीम से खेल रहे हैं, लेकिन लकीली आपके पास शादाब लेगी भी है, उसामा भी लेगी है, देन नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर, देन आगा सलमान इज़ अ गुड ऑफी, आपको एक ऑप्शन है। तो अच्छा एक बैलेंस है। बैटिंग देखें या बॉलिंग देखें, स्पिनर्स आपके पास ठीक ठाक ऑप्शंस है। तो मुझे तो ये बहुत सालों बाद पाकिस्तान टीम जो है ये इसमें ऑप्शन ज़्यादा हैं, यंग लोग हैं, फिट हैं, दैट्स वेरी प्लस पॉइंट। अच्छा आकिब भाई, विकेट कीपर रिजवान के साथ बैकअप में मोहम्मद हारिस होंगे। अगर इस सीरीज़ और एशिया कप को वर्ल्ड कप की तैयारी का सफ़र समझा जाए तो आपकी नज़र में बैकअप के लिए तजर्बाकार खिलाड़ी होने चाहिए या नए टैलेंट को ये चांस देना शायद बेहतर होगा? देखिए, आगे बढ़ना चाहिए। हारिस आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रहा है। जो आपका सेकंड विकेट कीपर होना चाहिए वो यंग होना चाहिए। अब उसको भी साल 1.5 साल तो हो गया अराउंड द टीम। सो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। यंग लोग हैं, यंग लोगों को आगे लेके जाना चाहिए। अच्छा, अब एक और बात जो कि बहुत से लोग एक्चुअली सोच भी रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो फुल स्ट्रेंथ है और वर्ल्ड कप की तैयारी भी ऑब्वियसली हो रही है, तो सभी खिलाड़ियों को फॉर्म बनाने या चेक करने का मौका तो मिलना चाहिए, लेकिन वर्कलोड बढ़ने का भी खदशा है। तो ख़ास तौर पर फास्ट बॉलर्स के लिए क्या रोटेशन की तरफ, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, रोटेशन की तरफ जाना चाहिए या हर मैच जो है वो फर्स्ट चॉइस खिलाड़ी ही खेले? मतलब किसी को तो रेस्ट मिलना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप चाहे किसी से भी खेलें, आपने सीरीज़ जीतनी है और जब आप सीरीज़ जीत लेते हैं तो फिर आप चांस देते हैं अपने बेंच के ऊपर जो बॉलर्स बैठे हुए। तो आई थिंक पाकिस्तानी अगर आप फास्ट बॉलिंग देखें, शाहीन है, हारिस है, नसीम शाह है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, तो अच्छी ऑप्शंस हैं। फ़हीम है एज ऑलराउंडर। तो आई थिंक कि जितनी रिसोर्सेज थे उसमें कोई अच्छी परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं है फ़हीम अशरफ की, बट अगर आप देखें तो हमारे पास इतनी ज़्यादा ऑलराउंडर्स में ऑप्शंस नहीं है। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइड, मुझे तो बहुत पसंद है। थैंक यू। ऑलराइट, सो अ लॉट ऑफ क्रिकेट कमिंग अप। ये तो थी आकिब भाई की माहिराना राय और हम इस मौके पे अपनी राय देने से इज्तिनाब करेंगे और ब्रेक लेंगे क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। ओके। अगर हम You cannot miss this voice, मतलब everybody knows। ये गाना अपबीट लग रहा है थोड़ा सा और आपको लग रहा है कि इससे खुशी का एलिमेंट आ रहा है, तो इसका हुकूमत के जाने से खत्म होने से कोई ताल्लुक नहीं है। आप क्योंकि कह रही थी ना गुज़श्ता 5 दिन से हम सैड गाने चला रहे हैं। सैड नहीं थे, मुझे सैड लगते हैं। वो इसकी तो नहीं लगनी चाहिए। इसकी बिल्कुल कोई फीलिंग सैड नहीं है। और जी, जश्न आज़ादी में रह गए हैं कितने दिन? 4, बिकॉज आज है 10th of August, तो 4 days लेफ्ट। मंडे को इंशाल्लाह हम साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। ये जो मिली नगमा है ना, इसमें बड़ी फ्यूजन है क्योंकि आरिफ लोहार साहब की तो आवाज़ इतनी डिस्टिंक्टिव है। यस, तो आरिफ लोहार साहब हैं इसके अंदर, रुस्तम फ़तेह अली खान, सुल्तान फ़तेह अली और आरिफा सिद्दीकी। सो लिहाजा
तो सबसे पहले हम सुनेंगे क्लासिकल पॉप हैं आरिफ लोहार साहब के कपड़े और ये गाना। सो व्हाट ए नाइस फ्यूजन बिफोर फ्यूजन एवर बिकेम अ थिंग, यू नो। तो ये हमारा फ्यूजन था और ये बड़ा ही जबरदस्त। आज के ज़माने में अगर इसमें एक एडिशन होना होता तो रैप भी एक बड़ा मकबूल है, तो यंगस्टर्स भी होते फिर। बिल्कुल। अच्छा, आरफा सिद्दीकी का एकदम से मुझे याद आया कि मल्टी टैलेंटेड, मतलब कि गा भी रही हैं, एक्टिंग भी करती थी एंड ज़बरदस्त किस्म का। ये बता दें कि ये जो नगमा था ये लिखा था किसने? मसरूर अनवर साहब ने, जिनके हमने आपको पहले भी सुनाए हैं काफ़ी मिली नगमे। और ब्रेक में वेलकम बैक जी। 2018 में जो इंतखाबात हुए थे उसके बाद एक चेंज ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ और बिल आखिर कल असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होने से 3 रोज़ पहले ही वज़ीर आज़म ने असम्बलियाँ तहलील करने की समरी भेजी सदर मुमलिकत को, जो मंजूर हो गई और असम्बलियाँ हो गई तहलील और अब तमाम लोग साबिक़ हो चुके हैं। इस बात पर मुशावरत जारी है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। जब निगरान वज़ीर आज़म का फ़ैसला हो जाएगा तो फिर सर्टनली काबीना के मेंबरान की भी फहरिस्त या उनके नाम भी सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन साथ ही जाते जाते ये ट्रेजेडी भी हुई कि बिल्कुल ऐन वक्त पर नई मरदमशुमारी को एक्सेप्ट किया गया और फिर नई हल्काबंदियाँ, और ये भी साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सना ने हमारे ही शो में कैटेगोरिकली कह दिया कि भाई 2023 इंतखाबात का साल नहीं होगा। सो ये अनसर्टेनिटी और ये एम्बिगुइटी जो कि ना जमहूरियत के लिए अच्छी है ना मईशत के लिए अच्छी हो सकती है, जहाँ गुज़श्ता हुकूमत ये छोड़ कर जा रही है वहाँ there is a lot to look forward to. Obviously everybody expects के जाने वाले कोई क्लैरिटी छोड़ के जाएंगे, लेकिन ऐसी क्लैरिटी हमें नहीं मिली। यहाँ तक कि निगरान सेटअप क्या है और उसमें निगरान वज़ीर आज़म कौन होंगे उसकी भी डिसीजन मेकिंग जो है इन प्रोसेस है। अभी उसका कुछ कहा नहीं जा रहा। कुछ नाम जो है वो फ्लोट हो रहे हैं जो कि हमने आपको बताया। हफीज शेख साहब का भी नाम आया था। सबसे पहले इसाक ढार साहब के नाम से बात शुरू हुई थी। वो बात वैसे वहीं दम तोड़ गई थी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, कैसे हैं आप सर? आप जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो गए हैं, इत्तेहादी हुकूमत का बोझ भी उतर गया है, मगर माशाल्लाह आप तो बड़े फ्रेश लग रहे हैं। आई कैन सी यू वेयरिंग अ सूट एंड अ टाई एंड लुकिंग वेरी होपफुल। लुकिंग वेरी होपफुल। बताइएगा पीपल्स पार्टी का पलड़ा वजन किस पलड़े में है अगर नामों को सामने रखा जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पिछले चंद दिनों से जो है पहली बात तो ये कि हुकूमत ने कल जो है जो असम्बलियाँ ने अपनी तकरीबन मियाद पूरी की और असम्बली जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भेजी प्रेसिडेंट को जो है वो असम्बली तोड़ने की सिफारिश और कल मंजूर हुई। तो ये तीसरी असम्बली जिसने अपना टेन्योर पूरा किया है और तीनों असम्बली में वज़ीर आज़म ने कोई भी टेन्योर पूरा नहीं किया, चाहे वो 2008 की थी, गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हुए, 13 की थी, नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, 18 में अदम एतमाद की तहरीक आई और PTI के चेयरमैन को जो है और PTI की हुकूमत को हमने PTM और उसकी जमात ने जो है वो अदम एतमाद के ज़रिए हटाया। देखें, बहुत से नाम चल रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, ज़रा से चल रहे हैं, कोई एक चैनल कभी दूसरा चैनल, कभी एक का नाम आ रहा है कभी दूसरा का नाम आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो 2 बजे मीटिंग होनी है लीडर ऑफ द हाउस की और अपोजिशन की, उसमें शायद नाम क्लियर हों। लीडर ऑफ द हाउस ने, क्योंकि उसके साथ बहुत ज़्यादा इत्तेहादी जमातें हैं, 12-13 जमातें, उनसे मशावरत की, उनके साथ नाम लिए, उनसे उन्होंने हर जमात ने अपने जो है वो तजावीज़ दिए, नाम भी दिए। उनमें से 3 नाम शॉर्ट लिस्ट होकर जो है वो आज डिस्कस होंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ। उनके पास भी 3 नाम होंगे, तो 6 नामों में से एक शख्स ने जो है वो बनना है कि कौन जो है वो वज़ीर आज़म बनता है। कि इन दोनों के पास नाम हो, क्योंकि कल एक कमेंट हामिद मीर साहब के शो में आया था कि शायद वज़ीर आज़म को, उस साबिक वज़ीर आज़म को भी नहीं पता नाम। सो आप कोई राय देना चाहें? हम साबिक हो गए, वज़ीर आज़म साहब अभी मौजूद हैं। हाँ चलिए, वज़ीर आज़म तो अभी 3 दिन के लिए मौजूद हैं, वो ये फर्ज निभाते रहेंगे। आप प्रैक्टिस के लिए वो कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को नाम पता होगा? आई डोंट नो कि किसने कमेंट किया हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, लेकिन मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब के पास नाम इस वक्त सायरा साहिबा, ठीक है। वो क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल नहीं है, वो अपोजिशन की जमातों में, शायद उन्होंने अपने नाम अपोजिशन के लीडर ऑफ अपोजिशन को दिए हों। लेकिन हुकूमती इत्तेहाद में समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के साथ जो है नाम मौजूद है, वो आज डिस्कस करेंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ। और ये क्योंकि जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम इससे ज़्यादा गर्दिश करके 2013 में भी गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनका नाम उस वक्त फ्लोट किया था।
क्योंकि एक साबिक जो है वो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर रहे हैं, अमेरिका में हमारे सफ़ीर रहे हैं, एक मंजे हुए ब्यूरोक्रेट भी हैं। अब देखते हैं कि कौन जो है, मैं भी बैट इस पे करता हूँ कि हमें किसी पॉलिटिशियन को लाना चाहिए। पॉलिटिशियन को जो है वो निगरां वज़ीर आज़म होना चाहिए, और एक तगड़ा वज़ीर आज़म होना चाहिए निगरां, जो कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके, जो ये देखे कि आरटीएस साहब का नाम आया था तो पीपल्स पार्टी को कैटेगोरिकली उस पर एतराज़ सामने आया था, तो वो तो सियासतदान थे। नहीं, मैं इस पे ऐसे नहीं है। इसहाक डार साहब का नाम जिस वक्त आया था, और गालिबन आपके चैनल से ही आया था, और उस पर एक कन्फर्मेशन ज़राए की तरफ से चल रही थी कि पीपल्स पार्टी भी एग्री हो गई और वो बस फाइनल हो चुके हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी के साथ उस वक्त वो नाम शेयर नहीं हुआ था, ना बात हुई थी, इसलिए पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे देना पड़ा एज ए स्पोक्समैन कि जी हमारे साथ नाम शेयर नहीं हुआ। जब नाम शेयर होगा तो डिस्कशन होगी। वो नाम वैसे कभी शेयर हुआ था आपके साथ फाइनली? देखिए, मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। हमारे कमेटी के मेंबर जो हैं 3 मेंबर्स हैं, उनके साथ शायद शेयर हो, वो डिस्कस हुआ हो, जो भी हो, उसका अभी तक मुझे इल्म नहीं है। जब मुझे इल्म होगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। चलें, किसी सियासतदान को लाने की राय आपकी जाती है या पार्टी की भी है? क्योंकि आपकी तरफ से फिर कोई सियासी नाम आ जाए सामने, फ्लोट कर दे पीपल्स पार्टी अपनी ऑप्शंस रखते सर। मे भी पीपल्स पार्टी ने दिया हो, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ और मैं उसके साथ बोल रही हूँ, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि क्योंकि देखें पॉलिटिशियन को पता होता है कि किस तरीके से आपने इलेक्शंस कराने हैं, क्या सिस्टम है। देखें, आप ब्यूरोक्रेट को भी लाते हैं, आप जज को भी लाते हैं। कभी तो आपने हमें नहीं कहा कि आप जाकर कोई जुडिशरी में जाकर जज लगे डेपुटेशन पे, या कोई सेक्रेटरी लग जाए या एडिशनल सेक्रेटरी लग जाए डेपुटेशन पे, लेकिन इंक्रोचमेंट हमेशा पॉलिटिकल उसमें। और एक और सिस्टम भी देखें, हमारे मुल्क में जो है वो जो हमारी जो ये निगरान हुकूमत का है, मेजॉरिटी मुल्कों में सिस्टम ही नहीं होता। हम इंडिया की हमेशा मिसालें दें, क्या इंडिया में निगरान हुकूमत होती है? इंडिया में जो है 1 महीने का प्रोसेस, तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का प्रोसेस होता है इलेक्शन का सूबों में, और फिर 1 दिन वोट गिने जाते हैं। उधर तो कभी भी बैलेट बॉक्सेस शेयर नहीं होते, उधर तो कभी भी धुन नहीं होती, उधर तो कभी भी आरओ इलेक्शन से किसी ने नाम नहीं लिया, उधर तो कभी भी किसी ने आरटीएस का नाम नहीं लिया आरटीएस। लेकिन वो एक बहुत पुरानी जमहूरियत, उनका बहुत टाइम हो गया। हम अभी भी एक मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, हम सफ़र तय कर रहे हैं। होपफुली हम भी एक दिन ऐसा देखेंगे जिसमें हुकूमत और अपोजिशन कहेगी कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, ये पार्टी जीत गई है, हम अपोजिशन में जाने को तैयार है और हम इनका साथ देंगे। एक चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी इस मुल्क में होना चाहिए। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है, चार्टर ऑफ जो है वो डेमोक्रेसी की बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि एक चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी तमाम सियासी जमातों के दरमियान होना चाहिए ताकि हम इस मुल्क को आगे लेकर चलें। चलिए, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। इन तमाम नामों में कुंडी साहब, आपने सिर्फ जलील अब्बास जिलानी साहब के नाम पे कमेंट किया कि बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी सर्विस रही है, बड़े अपराइट आदमी हैं। सो अगर वो चुने जाते हैं तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगा? देखिए, मैंने इसलिए किया कि क्योंकि कल से जो है वो उनका नाम ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, फिर रफीक शेख साहब का नाम भी गर्दिश कर रहा है। बीच में आपने जैसे कहा कि इसहाक डार साहब का नाम आया, खाका नवासी साहब का नाम आया, बीच में फिर रमदेव साहब का नाम भी आया। मुख्तलिफ नाम जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा क्योंकि कल से बहुत से उसमें चल रहा था। मैं कहता हूँ जो भी हो, और मेरा फर्स्ट जो है मेरे ये होगी कि पॉलिटिशियन हो, अगर उसके बावजूद भी अगर कोई ब्यूरोक्रेट भी आता है, कोई जज भी आता है, कि ऐसा शख्स हो कि इलेक्शन के बाद आपके प्रोग्राम में बैठकर ये ना कहे कि मेरे इख्तियारात नहीं थे, मुझे कमरे से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, मुझे विजिट नहीं करने दिया रहा था, मेरे पास ये नहीं थे, मेरे पास वो नहीं थे। तो ये बड़ा अफसोसनाक अमर होता है कि हम एक 24 करोड़ आवाम में से एक ऐसे शख्स को चुनते हैं और ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं कि वो फ्री एंड फेयर इस मुल्क में इलेक्शन कराए, और अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन के बाद जब वो आते हैं तो अपनी दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। जब सीट पर बैठो तो सब कुछ नहीं कहते। अब इस मुल्क का जो है अलमिया ये है कि जब सरकारी मुलाजमीन को एक्सटेंशन नहीं मिलती, रिटायर हो जाते हैं, तो वो सच बोलना शुरू कर देते हैं, और सियासतदान जब अपोजिशन में जाते हैं फिर सच बोलना शुरू कर देते हैं। हम अपने मफादात की खातिर सच बोलते हैं। अच्छा, 2 सवाल आपसे मज़ीद करने। एक तो ये कि अब चूँकि इत्तेहादी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और इत्तेहादी हुकूमत के एंड के दिनों में आपको पता है जिस तरह ऑर्डिनेंस और कवानीन जिस तरह बनाए गए हैं, बहुत से कवानीन पर एतराज़ भी है। पीपल्स पार्टी भी एतराज़ करती रही है, आपके बड़े स्टॉलवर्ट लीडर्स हैं वो भी मोतरज़ रहे हैं। आप अब इस हुकूमत से निकलने के बाद किस तरह देखते हैं, किस तरह गेज करते हैं? जो हुआ अच्छा हुआ, या फिर यस दे आर थिंग्स जो कि नहीं होनी चाहिए थी, पीपल्स पार्टी ये समझती है? देखिए, मैं इस पार्लियामेंट में नहीं था, मैं इलेक्टेड नहीं था, मुझे काबीना का हिस्सा था, लेकिन मुझे एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये चीज़ अफसोसनाक अमर है। कुछ ऐसे बिल्स आए हैं जिसको मैं समझता हूँ कमेटी से भी बाईपास किए गए हैं और पास किए गए हैं, और इतने हमने बिल्स पास किए हैं, कल अगर ये बिल हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे तो हम किसी से शायद गिला नहीं करेंगे, ना आपसे गिला करेंगे, ना जमहूरियत से गिला करेंगे, ना उसकी हुकूमत से करेंगे, क्योंकि हमने पास किया ना। आप तो ये सवाल करेंगे आपके दौर में इतने ज़्यादा बिल, और मतलब है कि धड़ाधड़ बिल पास हो रहे थे, हमने पास किए, हम नहीं भुगतना, अगर भुगतेंगे
तो लेट द टाइम हम देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। तो उसके बाद आप देखें कि इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा मैं समझता हूँ, आई डोंट नो कि मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि जिधर भी मेरे ख्याल में 25-30 यूनिवर्सिटियाँ जो है वो बन गई हैं। अब मुझे पता है 25-30 यूनिवर्सिटियाँ इतनी मतलब है कि क्या जल्दी थी और इतनी क्या मतलब है कि हमें ज़रूरत है इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की। अच्छी बात है, यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादा होनी चाहिए, तालीम का मेयार बेहतर होना चाहिए, हमें तालीम के मेयार को बेहतर करना चाहिए, यूनिवर्सिटियाँ नहीं बढ़ानी चाहिए थी। लेकिन हो गया है, ये दो चीज़ों पे मुझे ज़्यादा मतलब है कि वो है कि एतराज़ कहें या रिजर्वेशन कहें है, तो ये तो वक्त बताएगा। देखिए जब हम 18वीं तरमीम कर रहे थे, हम चाहते थे कि 62-63 को पार्टी को ख़त्म करें। उस वक्त PMLN वाले इस पर एतराज़ कर रहे थे और फिर मियाँ साहब जो है 62-63 में आ गए। अब भी ऐसे ऐसे बिल पास हुए हैं जिस पे हमें बहुत से एतराज़ात हैं। अब वक्त बताएगा कि हमने ठीक पास किया गलत पास किया। वक्त बताएगा कि कौमी मफाद के नाम पर इंसानी हकूक़ का कितना ख्याल रखा जाता है। अच्छा, लास्टली ये मुबैना ट्रांसक्रिप्ट जो सामने आया है साइफ़र का, आपको पता ही होगा कल से स्टोरी गर्दिश कर रही है, क्या मौक़िफ़ है आप लोगों की? आप ऑल्दो बिलावल भुट्टो साहब का मौक़िफ़ इस पर क्लियर कट वाज़े आया रात को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल की, लेकिन इज़ देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड ऑन दैट? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका वो है जो कल फॉरेन मिनिस्टर जो साबिक फॉरेन मिनिस्टर है और हमारी पार्टी के चेयरमैन ने कल बड़े उसके ऊपर अपना एक मौका दिया और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने फॉरेन ऑफिस में की और उन्होंने अपना मौका जो है उसमें बताया। तो मैं समझता हूँ कि वो मौका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बिलावल साहब ने कल अपना मौका दिया है, मेरे ख्याल में कि US की तरफ से भी कल रात को अपना उनका भी कोई मौका आया है। तो ये आगे चल के जो है इस केस पे जो है मैं समझता हूँ कि डिबेट हो सकती है, लेकिन हमें चाहिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए इलेक्शन की तरफ। मैं अभी भी कहता हूँ कि हमें जल्द अज जल्द इलेक्शन में जाना चाहिए। सियासी जमातों को इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए, उनको हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार होना चाहिए। हमें जल्द अज जल्द जो है वो इलेक्शन की तरफ कह रहे थे कि भाई अगर ये मुबैना ट्रांसक्रिप्ट है और तो साबिक वज़ीर आज़म PTI के चेयरमैन ये कह चुके हैं कि उनसे गुम हो गया था, तो उनके खिलाफ तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। अगर हुई तो आप लोग क्या स्टैंड लेंगे इस पर? देखिए राम सल्लल्लाहु साहब तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप उस पर दी होगी जब आएगा। अब तो देखें अगर वो एक्ट या कोई केस होगा तो हुकूमत ही करेगी। अब तो राम सल्लल्लाहु साहब मिनिस्टर नहीं रहे हैं, जो केयर टेकर हुकूमत आएगी उन्होंने फैसला करना है। सियासी तौर पर तो मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ, एज ए पार्टी तो मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ, लेकिन अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई FIR करेगी तो मौजूदा हुकूमत जो उस वक्त बैठी होगी वो करेगी। अब निगरान हुकूमत आएगी, उन्होंने फैसला करना है उन्होंने क्या करना है। बहुत शुक्रिया आपका कुंडी साहब, हैव अ गुड डे सर। अच्छा जी, मूव ऑन कर जाएं या कुछ रह गया था? नहीं, मूव ऑन कर जाएं। चलिए फिर आपको बताते हैं कि ICC ने वनडे बैटर्स रैंकिंग जो है वो जारी कर दी है और टॉप 5 पर 3 पाकिस्तानी बैटर्स क्या कहेंगे, हमारा कब्जा जो है ना वो बरकरार है और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम वनडे के बल्लेबाजों की रैंकिंग में 886 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे हैं और फ़खर जमान 755 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं और 745 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन में इमामुल हक जो है वो बराजमान हैं। तो वी हैव टेकन ओवर किंग ऑफ ड्राइव कहलाए जाने वाले हमारे अपने कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की वनडे बैटर्स रैंकिंग में बादशाहत को पता कितने दिन हो चुके हैं? 847 सामने था आपके, इसलिए आपने बता दिया। बट यस, ही इज रेटिंग स्ट्रॉन्ग। अच्छा, हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ म्यूजिक पॉलिसी? जी आइए, आपको बताएं, आइए। लेकिन अगर आप लोग बात करना चाह रहे थे तो अगर दिस इज समथिंग न्यू तो फिर हम आपको बताते हैं कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। हुकूमत ने जाते जाते जी म्यूज़िक इंडस्ट्री को खुशखबरी दी है और वो क्या है, वफाकी काबीना की जानिब से पाकिस्तान की पहली म्यूज़िक पॉलिसी मंजूर कर ली गई है। ओके, पॉइंट है पॉज हेयर, इसलिए क्योंकि जब किसी चीज़ के साथ पॉलिसी लग जाता है ना तो मुझे लगता है कि उसमें फिर वो लकूनाज आ जाएंगे जिसमें एतराज़ात भी हो सकते हैं। जब किसी को इतना पॉलिसियों में ना फंसाया जाए देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। अब भाई ये नई म्यूजिक पॉलिसी से पायरेसी, कॉपीराइट समेत दीगर मसाइल हल होंगे अपैरेंटली और यूजर्स एंड लाइसेंस का मसला भी हल होगा जिससे म्यूजिक इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिलेगा। इसी पे हम बात करते हैं। वफाकी काबीना ने मंजूरी बाय द वे दे दी है इसकी, तो ये भी हो चुका है। और अच्छा, अब इससे क्या नई पॉलिसी से सवाल ये है कि कॉपीराइट समेत म्यूज़िक स्टेक होल्डर्स को दरपेश तमाम चैलेंजेस या मोस्टली चैलेंजेस के हल हो जाएंगे। इस नई पॉलिसी से म्यूज़िक की तैयारी, गाने वाले, लिखने वाले, धुन बनाने वालों के कवानीन का, उनके कानूनी हकूक मतलब उनके वो हक का तहफ़्फ़ुज़ होगा या नहीं होगा? लेकिन क्या रॉयल्टीज़ होंगी कि नहीं होंगी? वरना तो आपको पता है ना कि यहाँ पाकिस्तान में कोई रॉयल्टीज़ का भी इस तरह
सीन नहीं है कि गाना जो है वो चलता जाए और फिर जब गा लिया और निकल गया तो फिर वो निकल गया, उसके बाद फिर आपको कोई मुआवजा मिलता नहीं है। वेयर एज अगर आप वेस्ट में देखें जहाँ बड़ी प्रॉपर म्यूज़िक उनकी इंडस्ट्री भी है, पॉलिसीज़ भी हैं, तो 1970 में अगर कोई क्रिसमस का गाना चला होगा ना, उस गाने की उस सिंगर को या उस मेकर को अभी तक रॉयल्टीज़ जाएंगी। मारूफ गुलकार और एक्टिविस्ट बहुत जवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया जवाद भाई। जवाद भाई, ये म्यूज़िक पॉलिसी आई है, जाहिर है आप तो उस ज़माने से काम कर रहे हैं जब इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये पॉलिसी मुरतब करने से पहले आप लोगों से मुशावरत की गई, आप लोगों की कोई बॉडी, कोई रिप्रेजेंटेशन जो है वो हुकूमत के साथ बैठी कि हाँ ये पॉइंट्स हैं, दिस इज़ हाउ शुड वी गो अबाउट इट? अच्छा, मेरे साथ तो कोई नहीं बैठा, मुझे तो मालूम भी नहीं है इस बात का। मुझे तो पता भी चला कि मरियम औरंगजेब साहबा ने कोई पॉलिसी सुनाई बनाई है और हमें तो भी बताया भी नहीं गया कि वो पॉलिसी क्या है। मैंने उसको पढ़ा है सिर्फ। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई ऐसी हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, ना हमें बताया गया मीटिंग के लिए। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन एक और जो उसमें मसला है, मुझे लगता है कि वो भी शायद पॉलिसी अप्रूव भी नहीं हुई, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ही चली गई है। तो आई डोंट नो वो किस इस वक्त मरहले पे है, ये भी आपको बेहतर पता होगा। या काबीना ने तो सेटल हो गया है मामला। अच्छा, अगर हम वो अप्रूव हो गई, अब ये बता दीजिए कि ये जो पॉलिसी जिसको आपने गो थ्रू किया, या यूज जनरली अगर आप हम कॉपीराइट इशू की बात करें, पाकिस्तान में म्यूज़िक को लेकर क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं जो दुनिया अब हल कर चुकी है, गुलकार को, कंपोजर को, म्यूजिशियन को, लिरिसिस्ट को, और जो इस पॉलिसी ने कवर भी कर लिया है? अब देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि एक फिजिकल रॉयल्टी होती थी हमारे जमाने में, तो क्योंकि डिजिटल नहीं था जब हमने स्टार्ट किया था, तो वो भी नहीं मिलती थी, तो हमें लमसम बेचना पड़ता था। मैं आपको बता ही रहा हूँ कि इंडस्ट्री की हालत उस वक्त भी क्या थी जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी। हालांकि उसके कंपोनेंट्स जो थे वो काफी सारे जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे बड़े अपनी जगह पे, जैसे रिलीजिंग कंपनीज थी, वो रिकॉर्ड कंपनीज थी जो कैसेट्स बनाती थी, वो भी थे, फैक्ट्रीज थी, फिर पाकिस्तान के आर्टिस्ट थे, स्पॉन्सर्स भी मिल जाते थे, टेलीविजन चैनल भी चलाता था, पीटीवी था उस जमाने में, लेकिन रॉयल्टी नहीं मिलती थी और लोग बड़ा परेशान होते थे। अब जब से डिजिटल आया है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम फिर वही है, रॉयल्टीज बहुत कम है। मुझे तो नए जो लोग हैं उनको देख के बड़ा अफसोस होता है कि वो बड़े परेशानी में रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके गाने जो हैं वो दे मेक इट वेरी बिग, तो वो तो चलें कमा लेते हैं यूट्यूब वगैरह से, लेकिन जो आम आर्टिस्ट है जो नया आता है उसको तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं, और वो एक ऐसी कंपनी दे सकती है उसको जो कि मैनेजमेंट करती है वो आर्टिस्ट की। तो ऐसा कोई मामला है नहीं यहाँ पे, और मुझे लगता है गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर आई है तो बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है। तो आपने गो थ्रू अगर की है तो क्या ये जो कंसर्न्स हैं आप जिनको रेज कर रहे हैं ये एड्रेस हुए? मेरा ख्याल है कि एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कॉपीराइट एक्ट है पाकिस्तान का, जब तक वो नहीं बदला जाएगा तो पॉलिसी मेरा ख्याल है मेरली सिर्फ काम नहीं करेगी पाकिस्तान के अंदर। अब वो जो एक्ट है वो तो मेरा ख्याल है जो पार्लियामेंट को करना पड़ेगा वो तो, और वो तो अब मुझे नहीं पता वो किस तरह होगा, लेकिन अभी तक आप मुझे पूछ रहे हैं कि इसका कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, क्या तब्दीली होनी चाहिए कॉपीराइट एक्ट में आपके ख्याल में? हम ये पूछ रहे हैं कि इसका फायदा हो सकता है, आपको लगता है कि नहीं? अभी तो जाहिर शुरू ही हुआ है मामला। देखिए, वो तो कॉपीराइट एक्ट ही इतना पुराना है, वो मेरे ख्याल 1962 का है, उसकी तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो वो चला रहे हैं अभी तक। तो मुझे तो यकीन है कि ये बदला जाएगा। ये इस पॉलिसी में कॉपीराइट के मामला भी कवर किए गए हैं वैसे। अब तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी हैं, तो उसको भी इंक्लूड करना चाहिए जहां बिल्कुल इसकी बात हो रही हो। हमने ओवर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स ये भी देखा है कि हमारे अक्रॉस द बॉर्डर भी बड़े गाने कॉपी भी हो जाते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट्स भी आती हैं फ्रॉम द मेकर्स एंड द सिंगर्स इन पाकिस्तान की, जो हम सू करेंगे या कुछ करेंगे या जो भी है, लेकिन कुछ बात निकलती नहीं है। ये भी आपको लगता है कि इस पॉलिसी में कवर ऐसी चीज़ें होंगी या नहीं होंगी? देखिए, होनी तो चाहिए, लेकिन ये जो खबरें आती हैं ना जी, ये भी कोई इतनी ऑथेंटिक नहीं होती। कई दफ़ा बल्कि मैं ज़्यादातर जो केसेस जानता हूँ, इन्होंने पहले से किसी को राइट्स दे दिए होते हैं, तो वो चूंकि पाकिस्तान में तो कोई है नहीं ना कंपनी ऐसी, जैसे मैंने आपको कहा, ना गवर्नमेंट को इतना कोई सपोर्ट करती है, तो ये कई दफ़ा क्या करते हैं कि जो इंग्लैंड बेस्ड कंपनीज हैं, यानी यूके बेस्ड या यूएस बेस्ड,
उनको दे देते हैं राइट्स। वो पाकिस्तानी कई दफा होते हैं, कई दफा एशियंस होते हैं, कई दफा इंडियंस भी होते हैं, तो वो लेके तो वो भी कोई इतना अच्छा उनका बर्ताव नहीं होता। तो वो जब राइट्स ले लेते हैं तो वो आपको वो भी नहीं देते, जो हम कट कहते हैं ना, वो भी नहीं देते। वो इस तरह के साइन करवा लेते हैं कि आप सारे के सारे आउट राइटली आप उनको राइट्स दे देते हैं। तो वो भी एक मसला है, लेकिन बहरहाल ये डेफिनेटली कवर होना चाहिए। ये जवाब भाई, अगस्त की 10 तारीख है आज, अभी तक सिर्फ कॉन्सर्ट से कमाता है। सही, अगस्त की आज 10 तारीख है, जश्न आज़ादी में रह गए 4 दिन, तो हम चाहते हैं आप 2 लाइनें अपने किसी मिली नगमे की गुनगुना दें हमारे लिए, हमारे देखने वालों सुनने वालों के लिए। मैं तो फिर वही गाना गा सकता हूँ जो मुझे लगता है पाकिस्तान को जरूरत है इस वक्त इस गाने की। जी जो हालात हैं, जो एक बहुत अमनी है और थोड़ी सी मायूसी है, तो मुझे लगता है कि शायद उसके लिए थोड़ा सा अक्सीर है। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। Beautiful. And वो विजुअल सारे दिमाग में आ गए। And what a beautiful message in there as well. Ahead of its time kind of a video. Thank you. बहुत शुक्रिया, thank you for being with us this morning. और यकीनन बड़ी अच्छी दुआएं थी actually. There was a prayer in this song. Beautiful song. Yeah. एक दफ़ा फिर भाई पाकिस्तान स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम ने हमें दे हैव मेड अस सो प्राउड, क्योंकि उन्होंने रिवायत बिल्कुल बरकरार रखी है और नॉर्वे कप में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो दिखाकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद की है। स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही, लेकिन फाइनल में किस्मत ने साथ नहीं दिया और पेनल्टी शूट आउट्स पर शिकस्त देकर अंडर 17 का टाइटल जो है वो नॉर्वे ने अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान रह गया। तो हम शूट आउट के इस मुकाबले में पाकिस्तान को भी 9 के मुकाबले में 10 गोल से शिकस्त हुई है। ये बड़ा क्लोज कॉल होता है। स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम की ये कारकर्दगी इस बात को सबूत है कि हमारे बच्चे होनहार हैं। हमें ये पता है कि कौमी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन ये बच्चे कौमी टीम तक क्यों नहीं पहुंचते, ये बहुत बड़ा सवाल। और फिर अगर पहुंच जाए तो कौमी टीम क्यों नहीं कहीं पहुंचती? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सो हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। मोहम्मद अवैस टीम मैनेजर हैं स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल के, जो हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं शामिर अली, हु इज द प्लेयर ऑफ दिस टीम और इनका ताल्लुक मलीर से है और ये इस टीम का हिस्सा थे और गए और खेला और जबरदस्त परफॉर्म किया। बहुत बहुत मुबारक हो भी आप लोगों के, बहुत जबरदस्त आप लोगों ने काम किया। टीम मैनेजर साहब मोहम्मद अवैस, सबसे पहले तो आपसे पूछ लेते हैं, ये क्यों इस तरह होता है कि हम हर बार, और हम बहुत सराहते हैं जब हमारे ये बच्चे जीत के आते हैं, कुछ करके आते हैं, वी टॉक अबाउट इट, इवन लास्ट टाइम इन दोहा वी स्पोक अबाउट इट। बिल्कुल, लेकिन ये बात बस इतनी ही रह जाती है। उसके बाद कुछ फ्यूचर ना उनको नजर आ रहा होता है, प्लेयर्स को, ना हमें नजर आ रहा होता है कि वे विल दे गो फ्रॉम हियर। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना आप लोगों को बुलाया आप लोगों ने प्रोग्राम में। जैसे आपने एक बात की कि हमेशा, क्योंकि हमें भी लोग ये बार बार बात करते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव फाइनल्स जो उनसे पाकिस्तान हारा है और अनफॉर्चुनेट है कि हम तीनों दफ़ा अगर चाहे वो बात करें रशिया वर्ल्ड कप की बात करें, कतर वर्ल्ड कप की बात करें, नॉर्वे की बात करें, तो हम पेनल्टी शूट आउट पर ही हारे हैं। लेकिन आपको पता है एक टीम जीतती एक टीम हारती, लेकिन इन लड़कों की अगर मैं बात करूँ तो इन लोगों ने 100% यहाँ पर दिया। मुझे याद है कि जब हम जा रहे थे यहाँ पर खेलने नॉर्वे, तो मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एक चीज़ लगती थी, वो थी कंडीशंस वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट वेदर है। वहाँ पर आपको पता है इस वक्त बेशक उनके लिए समर है, लेकिन हमारे लिए सर्दी थी, 10-14 डिग्री का टेम्परेचर है। तो वहाँ पर चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा आपकी कंडीशंस थी, वेदर कंडीशंस, और अक्लामेटाइज होने के लिए आपको सिर्फ 1 दिन का मौका मिला था, क्योंकि फ्लाइट स्केड्यूल भी आपको पता है बहुत ज़्यादा बिजी था। लेकिन जिस वक्त मैच स्टार्ट हुआ, फ्रिक्स ऑस्लो एक वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स है नॉर्वे का, क्योंकि वो प्रीमियर लीग खेलता है। मैंने लड़कों पर वो चीज़ नहीं देखी कि इन लोगों ने अपने ऊपर क्लाइमेटाइजेशन, जो बात मैं कर रहा हूँ, कि उसको हावी होने दिया हो, या जो एक प्रेशर होता है, क्योंकि आपको पता है उनकी फुटबॉल
बिल्कुल डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। वो 8 साल से 9 साल से अपने बच्चे को डालते हैं 11 साइड खेलने के लिए, वो प्रोफेशनलिज्म में फ़ुटबॉल में थोड़े से ऊपर होते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल नज़र नहीं लड़कों में आया। इन लोगों ने 100% दिया है। जिस वक्त हमने 11 गोल अपना स्कोर किए थे फ्रिक्स ऑस्लो के खिलाफ, वो 1 गोल करने में कामयाब हुए थे। मुझे याद है कि हम अपने वापस होटल में जा रहे थे तो रास्ते में जो स्ट्रीट्स थी उसके ऊपर एक शोर मचा हुआ था पाकिस्तान टीम का कि आप लोगों ने 11 गोल स्कोर किए हैं। सच कह रहे हैं। हमने कहा भाई आप अखबार देख लें, आप टीवी देख लें, हमने 11 स्कोर ही। तो एक वो एंथुजियाज्म लोगों के अंदर था कि यार पाकिस्तान से इतनी दूर से टीम आके, जिनके अंदर फुटबॉल आपको पता अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं खेली जाती, उन लोगों ने आके एक प्रोफेशनल क्लब को यहाँ पर मारा जो कि प्रीमियर लीग खेलता है। और कंसिस्टेंटली मैं आपसे शेयर भी करना चाहूँगा कि हमने बच्चे आगे चलकर प्रीमियर लीग खेलते हैं, हमारे बच्चे उनको हराने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन हमारे बच्चे फिर आगे क्लबों में नहीं जाते, हमारे बच्चे इंटरनेशनल टीम का हिस्सा नहीं बनते और हमारा इंटरनेशनल सतह पे फुटबॉल में कोई मकाम और नाम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पे हम आएंगे वैसे सब आपसे पूछेंगे जरूर। लेकिन शामिर हमारे साथ हैं, द प्लेयर एक्चुअली जिनकी मेहनत है। और बिल्कुल शामिर, अपना एक्सपीरियंस बताएं कैसा था। और पेनल्टी शूटआउट में तो इट इज़ एनीबडीज गेम, लेकिन माशाल्लाह वहां तक पहुंच गए हैं, फाइनल लूज किए, यानी आप बाकी सारे जीतते चले आ रहे हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जो हमारे सर ने हमारे ऊपर मेहनत करवाया, तकरीबन हम 2 साल सर के पास है, जो हमें सिखाते हैं कि फ़ुटबॉल के बारे में। खाली फ़ुटबॉल नहीं सिखाते सर जी हमें, और हमें तकरीबन 2-3 घंटे भी लेते हैं कि क्लास लेते हैं कि बड़ों के साथ कैसे रहना है, कैसे बात करना है। तो हमें 5 वक्त की नमाज भी बनाती है माशाल्लाह। हम बहुत शुक्रगुज़ारिश हैं कि अपने सर की। तो वहाँ पे अभी हम गए थे नॉर्वे, तो पाकिस्तान की कम्युनिटी थी, उन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। जो हमारा देख रहे हैं बड़े झंडे लेके लोग पहुंचे हुए हैं, बिल्कुल हमारे बहुत सपोर्ट किया। तो हमने पहले हमारा मैच था, वहीं का टीम था, नॉर्वे का था, जो हमने 11-1 से जीता। तो हमने बच्चों के मुंह से सुना कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो हमें भी खुशी हुआ कि पाकिस्तान, नॉर्वे में भी पाकिस्तानी हैं बहुत। बस यही है हमारा मेहनत के आगे भी हमें सपोर्ट मिले। बस ये नहीं कि हमने सिर्फ टूर मार के आया, कि हमें सपोर्ट करें। गवर्नमेंट से भी मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि हमें सपोर्ट करें। हमें सिर्फ टूर मारना है, बस 2 दिन की खुशी मिलेगी कि आगे भी हमारे कोई डिपार्ट मिले, जैसे कि सीए, सिविलेशन है, गैस है, और कराची यूनाइटेड है, KRL है, कोई हमें ऑफर करे, हमें भी खुशी होगा कि हमारे घर के हालात भी पीछे अच्छे होंगे। अच्छा, आपके और भी दोस्त होंगे जो फुटबॉल खेलते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। मतलब वो अब क्या करते हैं? या ये 17 अंडर 19 खेल लिया, अंडर 17 खेल लिया, उसके बाद आप लोगों को फुटबॉल का कोई मुस्तकबिल पाकिस्तान में नज़र आता है? मुस्तकबिल तो अभी तक नहीं है। तो हमारा एक लड़का है उबैदुल्ला, जो कौमी टीम में अभी सिलेक्ट हुआ है अंडर 16 में, जो माशाल्लाह खुश नसीब है कि वो सिलेक्ट हुआ अपने काल खेलने के लिए। तो हम दुआ करते हैं वो भी आगे जाए, हमारे लिए भी, हमें भी कोई मौका मिले कौमी टीम के लिए, तो हम खेल के बताएं। अच्छा शामिर, ये बताएं कि आप जब वहाँ गए हैं, बाकी मुल्कों की भी टीमें थी, हमारा प्लेइंग स्टाइल जो है आप लोगों का, आपको लगता था बिल्कुल एट पार है, उन्हीं की तरह है, या हम अभी पीछे हैं? या हम पीछे हैं? नहीं, उनको जैसे कि कोई फर्क है। यहाँ का एशिया मतलब गेम है और यूरोप कंट्री है, गेम है, फर्क है बहुत, क्योंकि उनको सपोर्ट बहुत है, हमें सपोर्ट नहीं है। क्योंकि हमें बहुत सपोर्ट नहीं है, उनको सपोर्ट ये है कि उनको गेम अच्छी है बहुत, उनके गेम देखने के लिए हमें कुछ अच्छे मौके भी मिले, सीखने के लिए भी मिले, कि इतने तो अच्छे नहीं थे कि हम भी खेल सकते हैं उसके सामने, कि हमारे अंदर भी टैलेंट है। हमने तकरीबन 8 मैच जीते हैं, जो 8 मैच में टोटल हमने 29 गोल दिए। यानी बेसिकली फैसिलिटीज उनको ज़्यादा होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है टैलेंट माशाल्लाह हमारे पास ही है। अवैस, आप तो बच्चों के मतलब ना सिर्फ मैनेजर हैं, लाइफ कोच भी, जिस तरह हम सुन रहे हैं शामिर से, फ्रस्ट्रेटिंग कभी हो जाता है, या फिर आपको लगता है कि इतना भी काफ़ी है? क्योंकि फ़ुटबॉल एज अ स्पोर्ट बहुत पसंद किया जाता है, पाकिस्तानीज़ आर क्रेजी अबाउट इट, लेकिन अपनी टीम कहीं नहीं है। अगर हम यंग बच्चों को या स्ट्रीट फुटबॉलर्स को भी करा रहे हैं, तो वो फ्यूचर की तरफ आप देखते हैं कि आगे होगा क्या?
देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि बहुत से लोग शिकायत ये भी करते हैं, आपको पता है, क्योंकि एशिया के अंदर क्रिकेट जो उनसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम है और ज़्यादा मार्केटिंग की बात करें चाहे स्पॉन्सर्स की बात करें, आपको ज़्यादा वहाँ पर धकेला जाता है क्रिकेट की तरफ। लेकिन एक ऐसे स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, खाली फुटबॉल की मैं बात करूँ चाहे UFC फाइट की बात करूँ, आपने देखा होगा कि टेकन की बात करें कि प्लेयर्स हैं जिन्होंने नाम रोशन पाकिस्तान का पूरी दुनिया में किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि जो यहाँ पर जो मार्केटिंग है स्पेसिफिकली स्पॉन्सरशिप की जो बिजनेसेस बैठे हुए हैं वो उस तरफ कायल नहीं होते, शायद वो मार्केटिंग का है। मैं रिक्वेस्ट क्योंकि मीडिया से भी हमेशा ये करता हूँ कि रिक्वेस्ट है इन जैसे खिलाड़ियों को, खास करके जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज किया जाए ताकि जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी इनकी तरफ अपना तरफ जो उनसे डाइवर्ट हो। मैं थोड़ा सा आपके प्रोग्राम में ये भी शेयर करना चाहूँ, खाली फुटबॉल की नहीं, यहाँ तक कि ये बच्चे क्योंकि एम्बेसडर जाते हैं किसी भी दुनिया में, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके प्रोग्राम में एक चीज़ शेयर करना चाहूँ जो कि ज़रूरी भी है शेयर करनी, जहाँ पर मलाला यूसुफजई को अपना नोबल पीस अवार्ड मिला था। नॉर्वे में एक बिल्डिंग है जो बड़ी मशहूर है दुनिया में जहाँ पर नोबल अवार्ड मिलता है। वहाँ पर 100 साल तहरीक के अंदर हमारे 25 से 30 जो उनसे हैं वो मिनिस्टर्स हैं, सिटिंग मिनिस्टर्स हैं नॉर्वे की कैबिनेट के अंदर। वहाँ पर जो सिटी काउंसिल था वो हमें काउंसलर पाकिस्तानी वो बता रहे थे कि 100 साल की तहरीक में कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे। आपके लड़कों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने पे मजबूर किया उस कम्युनिटी को, जो हमें वहाँ पर नज़र आया था क्योंकि इतनी बड़ी तादाद थी पाकिस्तानी कम्युनिटी की। फाइनल्स के दिन मुझे याद है वहाँ पर हमारी ब्रांड अपना जो हमारी एम्बेसडर है सादिया अल्ताफ़ काजी वो भी मौजूद थी। 3 से 4 हज़ार क्राउड था पाकिस्तानी। जो सिक्योरिटी थी पुलिस की वो हमें यही बार बार कह रही थी कि आपका क्राउड संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। और मुझे याद है कि कम्युनिटी हमें कहती थी कि इससे पहले हमें एक चैलेंज सबसे बड़ा ये मिलता था, हमारे बच्चे जब क्लब्स में खेलने जाते थे लोग कहते थे कि आपके वहाँ तो क्रिकेट खेली जाती है, फुटबॉल तो आपका नाम है नहीं, तो क्यों आपके अपने बच्चे फुटबॉल के अंदर डालते हो, वो कोई रिजल्ट नहीं शो करेंगे। लेकिन इस टीम की परफॉर्मेंस की वजह से आज हम सर उठाने अपना जो हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि कहीं पर भी जाएं तो लोगों के ज़हन में ये बात बैठ चुकी है कि पाकिस्तान की टीम इतने दूर से आके प्रोफेशनल क्लब्स को यहाँ पर मार की गई है। इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, ये आपको ये अल्टीमेटली कौमी टीम तक क्यों नहीं पहुंच पाते और कौमी टीम फिर आगे इंटरनेशनल सतह पे अपना नाम क्यों नहीं बना पाती? एक चीज़ तो अच्छी मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि कल इन सारे लड़कों को जो कि स्क्वाड के अंदर शामिल है अपना जो गए थे नॉर्वे कप के लिए, उनको अंडर 19 पाकिस्तान कैंप के लिए बुला लिया गया है यहाँ पर। हमारे अगर आप सक्सेस स्टोरी की बात करें तो इस वक्त हमारे 30 से ज़्यादा लड़के डिपार्टमेंट्स में खेल रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान नेशनल करंट टीम के अंदर इस वक्त हमारे 5 से 6 लड़के पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। लेकिन चीज़ वही होती है कि जो इन लड़कों ने परफॉर्मेंस वहाँ पर दिखाई है, मैं क्योंकि कल भी बात कर रहा था किसी से कि जो वहाँ पर आपको पता है डिफरेंट यूएफए लीग्स के या डिफरेंट जो एजेंट्स हैं वो आए होते हैं देखने के लिए, हैरान रहेंगे। आई एम सॉरी सर, दैट्स ऑल the time we have. Thank you so much मोहम्मद अवैस साहब, and thank you शमीर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी और बात करके भी। कीप इट अप, के बाद हाजिर होते हैं। भाई नाहिद अख्तर साहिबा की आवाज़ में खूबसूरत मिलनी नगमा जो हमें कई दिनों की क्या यादें, ये तो we know this by heart, ताज़ा कर देते हैं। अच्छा जी, दैट इज इट फॉर टुडे एंड जश्न आज़ादी के जो रंग है ना वो हर तरफ बिखरे नजर आ रहे हैं। ये सुनते सुनते जाते हैं। We're going to see you tomorrow इंशाल्लाह।